गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने केमिकल काइनेटिक्स में दर व्यंजक और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलैरिटी एवं कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट, अणुसंख्यता क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की, आयनों की या परमाणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया में भाग लें उसे अणुसंख्यता कहते हैं। ठीक है। जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारकों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, या जिनकी जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, अभिकारकों की वह सांद्रता जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अणुसंख्यता जैसे एक अणु का अभिक्रिया है, एक अणु का अभिक्रिया में जैसे एक अणु भाग लेता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टूटेगा H2O प्लस में हाफ O2। ठीक है। द्विअणुक में दोनों भाग लेंगे, जैसे एथिल एसीटेट है CH3COOC2H5, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये बन जाएगा एथेनॉल प्लस में एसिटिकम CH3COOH, एसिटिकम प्लस में एथेनॉल C2H5OH। तो दोनों भाग ले रहे हैं, द्विअणुक है। त्रिअणुक में तीन अणु भाग लेते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड के दो अणु और स्टेनस क्लोराइड का एक अणु, तो 2 और 1 3, तो ये बनाएगा फेरस क्लोराइड प्लस में स्टेनिक क्लोराइड का 1। तो ये त्रिअणु का अभिक्रिया है, 3 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि, अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो उसे कोटि कहते हैं। ठीक है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, किसी भी H2 प्लस में Cl2 और ये होती है प्रकाश की उपस्थिति में, ये बनता है HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अर्थात अभिक्रिया का वेग किसी भी अणु की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जैसे H2O2, ये टूटेगा H2O प्लस में हाफ O2, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक अणु की सांद्रता में चेंज होता है। अर्थात कोटि क्या होती है? अभिक्रिया में अभिकारकों के वह अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो या रेट ऑफ रिएक्शन जिनकी सांद्रता पर डिपेंड करे उसे कहते हैं कोटि। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? जैसे HI है, इसके 2 अणु हैं, तो दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होगा और ये बनेगा H2 प्लस में I2। ठीक है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में जैसे वही अभी बताया था, फेरिक क्लोराइड के 2 अणु और स्टेनस क्लोराइड का 1 अणु, ये बनेगा 2 और 1, तृतीय कोटि, इनके 3 अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो उसे कोटि कहते हैं। ठीक है। तो ये बनेगा फेरस क्लोराइड के 2 और स्टेनिक क्लोराइड, ये फेरिक था, यहाँ फेरस हो गया, फेरिक था 3 संयोजकता थी, यहाँ पर ये 2 हो गई, फेरस हो गया। ये स्टेनस था, 2 संयोजकता थी, यहाँ पर ये स्टेनिक हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब अणुसंख्यता और कोटि में क्या डिफरेंस है यहाँ लिख लेते हैं। अणुसंख्यता, अंतर क्या है अणुसंख्यता और कोटि में? तो अणुसंख्यता यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कोटि। ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। सांद्रता में परिवर्तन हो उन अणुओं की संख्या है। ये हमेशा सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है, और ये प्रैक्टिकल से आता है, ये प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। ये कभी भी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है और ये शून्य हो सकता है।
कोटि का मान 0 हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक आता है, इसका मान धनात्मक होता है हमेशा धनात्मक। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इसका मान हमेशा पूर्णांक में आता है, इसका मान भिन्न में भी आ सकता है, भिन्न भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता और ये अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण नहीं करता। क्रियाविधि का निर्धारण नहीं करता, क्रियाविधि का निर्धारण नहीं करता और ये क्रियाविधि का निर्धारण करता है। ये अंतर है। सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल से पता पड़ता है। 0 नहीं होता, कभी भी 0 हो सकता है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पूर्णांक होता है, ये भिन्न में भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। ये क्रियाविधि का निर्धारण नहीं करता, ये क्रियाविधि का निर्धारण करती है कोटि। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे मान लो हमें वेग नियतांक का मात्रक दे रखा है और वेग नियतांक के मात्रक के आधार पर हमें उसकी कोटि बतानी है। जैसे मान लो एक वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मात्रक दे रखा है 2.5 × 10⁻⁻5 मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। तो हमें के का मान दे रखा है, इसकी कोटि बतानी है कि प्रथम कोटि की है, शून्य कोटि की है, तृतीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। हम जानते हैं के का मात्रक निकाला था हमने, ये होता है मोल बटे लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। n यहाँ पर अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या है। के का मात्रक दे रखा है प्रश्न में मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। मोल बटे लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स खत्म। मोल इनवर्स लीटर की पावर +1 है, लीटर को नीचे लेके आओ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल बटे लीटर की पावर -1 और वहाँ भी है मोल बटे लीटर की पावर 1 - n। अब दोनों पक्षों का हम घातों की तुलना करें, -1 और 1 - n, तो 1 - n बराबर -n। इस n को वहाँ लेके जाएं तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको यहाँ ले गया तो 1 + 1 अर्थात कोटि क्या है, 2 है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2 है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से के का मान और दे रखा है और के का मान दे रखा है तो उसकी कोटि बतानी है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहाँ तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। जैसे मान लो के का मान कुछ भी दे रखा है 6.5 × 10⁻³ और सेकेंड इनवर्स, तो हमें कोटि बतानी है अभिक्रिया क्या कोटि है। तो के का मात्रक होता है, अब यही बताया था, मोल बटे लीटर 1 - n और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, के का मात्रक होता है, यहाँ के का मात्रक दे रखा है सेकेंड इनवर्स और यहाँ मोल बटे लीटर की पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि मोल बटे लीटर की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या के ऊपर 0 घाते तो उसका मतलब होता है 1। तो लिखो या मत लिखो तो हम लिख सकते हैं। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स खत्म। घातों की तुलना करें तो यहाँ 1 - n है, यहाँ 0 है, तो 1 - n बराबर 0। ये भी मोल बटे लीटर की पावर 1 - n है, मोल बटे लीटर की पावर 0 है। तो घातों की तुलना करने पर तो n को यहाँ लेके आओ, पक्षांतरण करो तो ये आ जाएगा 1, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ये क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n का मान 1 है तो प्रथम कोटि की, 2 है तो द्वितीय कोटि की, 3 आ जाए तो तृतीय कोटि की। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की बलगतिकी या काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती हो या किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड ना करे, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। दोबारा सुने,
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की शून्य घात सांद्रता के समानुपाती हो या किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक ए उत्पाद है, ये ए अभिकारक के उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt और ये है ए की सांद्रता, यानी अभिकारक की शून्य घात सांद्रता के समानुपाती हो। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये dx/dt क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग है। ये क्या है? अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया वेग को dx/dt से शो करते हैं, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k और a की पावर 0 हो, इसका मान 1 होता है, हम ये जानते हैं, ठीक है। ये k हो जाएगा, या dt को वहाँ ले जाओ तो dx या dx बराबर k dt। समाकलन करने पर हमें इसकी शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करनी है। समाकलित वेग समीकरण, इसका समाकलन करेंगे दोनों पक्षों में। इसका करोगे तो x आ जाएगा बराबर kt, इसका करोगे तो kt प्लस c यहाँ क्या है? समाकलन स्थिरांक है। समाकलन किया है तो ये समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। इस समीकरण 1 दे देते हैं ऐसे, यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 हो, यानी रिएक्शन हुई नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई, तो अभिकारक का x क्या है? अपघटित मात्रा है। x क्या है? अपघटित होने वाली मात्रा। जब रिएक्शन हुई नहीं है तो अभिकारक के अपघटित होने वाला अंश भी क्या है? 0 है, वो टूटा ही नहीं है। उसका 100 ग्राम का 100 ग्राम है, अपघटित मात्रा 0 ही है x, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में ये हम मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा 0, k और t का मान 0 रखना है, समाकलन स्थिरांक c, तो c बराबर आ गया 0। अब ये c बराबर 0 है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर c का मान आ गया तो 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर kt। c का मान हमारे पास 0 आ गया, या kt बराबर x या k बराबर x/t। k यहाँ पर वेग स्थिरांक है, x अभिकारक की अपघटित मात्रा और t समय है, तो ये k बराबर x/t ये शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। एक तरीका तो ये है समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करने का। दूसरा तरीका और है, याद रखना k बराबर x/t शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। दूसरा एक तरीका और है, कैसे निकालेंगे k बराबर x/t शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। जैसे एक कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में, ठीक है, t बराबर 0 पर सांद्रता होगी a की पावर 0, ठीक है, t बराबर 0 पर, ये प्रारंभिक सांद्रता a की पावर 0, और t पर सांद्रता होगी a, ये t समय पर सांद्रता है अभिकारक की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दर होगा k और a की पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन दर कहते हैं, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या दर। ये होता है शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक और किसी भी अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, वेग स्थिरांक हम लगाते हैं। या इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये है तो -d/dt, क्योंकि अभिकारक के लिए माइनस साइन आता है, और a की सांद्रता, a अभिकारक की सांद्रता, जैसे समीकरण नंबर 2, तो ये भी दर है, ये भी दर है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ये आ जाएगा k a की पावर 0 बराबर -d/dt और a की कंसंट्रेशन। a की पावर 0 का मान 1 होता है, तो हम इस पर लिख सकते हैं -d/dt और a की पावर 0। इस dt को यहाँ लेके आए तो ये आ जाएगा k dt बराबर -d a की कंसंट्रेशन। नेगेटिव से गुणा करने पर यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। नेगेटिव से गुणा करें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -k dt बराबर d की पावर
ए। ठीक है, हम क्या करें, t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है, t बराबर 0 पर a बराबर a0 होगा, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो a क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, और ये a की सांद्रता, ये t समय के पश्चात सांद्रता है, ये उसकी प्रारंभिक सांद्रता है और t समय के पश्चात सांद्रता है अभिकारक की। ठीक है, तो t बराबर 0 जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो ये हम मान रखेंगे, तो माइनस के dt। ठीक है, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टैंड, पहले इसका समाकलन करेंगे, सॉरी इसका पहले समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इसका आएगा माइनस के टी प्लस सी समाक, और इसका आ जाएगा a। ठीक है, के टी प्लस सी और उसका आ जाएगा a। c यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है, स्थिरांक। ठीक है, t बराबर 0 पर a बराबर a0 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है तो a बराबर a0 मानेंगे हम, प्रारंभिक सांद्रता मानेंगे। ठीक है, तो ये मान रखेंगे हम इस वाली समीकरण में, तो t बराबर 0 को माइनस के 0 प्लस में c बराबर a की जगह रखोगे a0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, c का मान आ गया, a की पावर 0, तो ये c का मान आ गया, समाकलन स्थिरांक का मान, इसका मान हम इस वाली समीकरण में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर हमें कैसे भी करके k बराबर x/t लाना है, तो माइनस के टी, c का मान रख दिया हमने a की पावर 0 और बराबर a। ठीक है, तो a बराबर माइनस के टी प्लस a0, a बराबर, ये रिएक्शन याद भी रखनी है, a बराबर, इससे हम ग्राफीय निरूपण करेंगे इसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का, a बराबर माइनस के टी प्लस a0। ठीक है, अब इस वाले टर्म को यहाँ लेके आते हैं हम और kt को वहाँ ले जाते हैं, पक्षांतरण करें, kt यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 0 तो है ही, यही है, और ये वाले टर्म a की सांद्रता, इसको यहाँ ले गया तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा, तो kt, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a की पावर 0 इसको लिखते हैं, हमारे पास kt है, a की पावर 0 की जगह आता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a, और इसकी जगह आता है a की जगह a माइनस एक्स, क्योंकि t समय के पश्चात इसके x मोल अपघटित हो चुके हैं, तो बचे कितने, a माइनस एक्स, तो a की सांद्रता की जगह आता है a माइनस एक्स, क्योंकि a की पावर 0 की जगह आएगा स्मॉल a और a की सांद्रता की जगह आएगा a माइनस एक्स। और ठीक है, और इस t को ले आओ नीचे, तो यह आ गया t नीचे, इसको खोलना a माइनस a, और माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, t प्लस a से माइनस a खत्म, तो ये बड़ा x/t बराबर k, तो वही समीकरण आ गई k बराबर x/t। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। हमें ये याद रखना है a बराबर माइनस के टी प्लस a0, इससे हम ग्राफीय निरूपण करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का, a बराबर माइनस के टी प्लस a0। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण थी। अब इसके लक्षण पढ़ेंगे, अभी लक्षण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। सबसे पहले a बराबर माइनस के टी प्लस a0 में याद रखना है, इससे ग्राफीय निरूपण आएगा। अभिलक्षण, शून्य कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण, सबसे पहले इसका वेग नियतांक का मात्रक, वेग नियतांक का मात्रक होता है मोल की पावर, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 0 आएगा, तो n का मान 0 रखो, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा k का मात्रक आ जाएगा मोल बटे लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। ये इसका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। अब हम निकालेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। यह अभिलक्षण में पढ़ते हैं हम,
वेग नियतांक, अर्धायु काल और ग्राफीय निरूपण। अभिलक्षण में पढ़ते हैं। a बराबर माइनस के टी प्लस A0 याद रखना। अर्धायु काल निकालना है शून्य कोटि अभिक्रिया का, यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए उसे अर्धायु काल कहते हैं। जैसे 100 ग्राम था तो जितने समय में ये 50 ग्राम रह जाए वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। तो t बराबर t हाफ अर्धायु काल है ये। तो x बराबर होगा a/2, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता है तो x अपघटित मात्रा है, ये प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा t बराबर t हाफ पर। हमारे पास k बराबर x/t है, समाकलित वेग समीकरण। x की जगह a/2 और t की जगह t हाफ, तो k बराबर a/2t हाफ और t हाफ को यहाँ ले जाओ, k को यहाँ ले जाओ, तो ये अर्धायु काल आ जाएगा a/2k। ठीक है, यानी अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता की समानुपाती है। इसी प्रकार t बराबर t 3/, यानी चौथाई ले लें तो x बराबर 1 का 3/4, तो समाकलित वेग समीकरण k बराबर x/t में रखें। k बराबर x कीजिए 3a/4 और t कीजिए 3/4। 75% समय पूर्ण हो चुका है, इसको यहाँ लेके आओ, k को यहाँ लेके जाओ तो 3t3/4 3a/4k, यानी कि समय प्रारंभिक सांद्रता के t जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के किसी अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के किसी अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं? समय और प्रारंभिक सांद्रता समानुपाती है। समय और प्रारंभिक सांद्रता समानुपाती है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के किसी अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के समानुपाती होता है। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। ग्राफीय निरूपण क्या है? हमने बताया था आपको a बराबर माइनस KT प्लस A0 ये आया था। हमने जब इसका समाकलित वेग समीकरण निकाली था तो बीच में ये आया था, हमें ये याद रखना है। और ये मूल सरल रेखा समीकरण है y बराबर mx प्लस c। y को y अक्ष पर लिखो, x को x अक्ष पर लिखो, m यहाँ पर ढाल है और c अंतःखंड है। अब इसको कैसे ग्राफिकली शो करते हैं? देखो y क्या है यहाँ पर? अभिकारक की सांद्रता t समय पर y अक्ष पर है, और माइनस के क्या है? माइनस के ढाल है t mx माइनस m क्या ढाल है? माइनस के तो है ढाल, और t को x अक्ष पर लिखो, समय को x अक्ष पर लिखो, और ढाल है नेगेटिव में। ढाल नेगेटिव है तो हम यूँ लिखेंगे, और अंतःखंड हमेशा ऊपर बनेगा। अगर ढाल नेगेटिव में है तो अंतःखंड ऊपर बनेगा, और ऐसे लेंगे सरल रेखा को, नहीं तो ऐसे लिया जाता है हमेशा मूल बिंदु से। लेकिन ढाल नेगेटिव में है तो सरल रेखा को यूँ लेंगे और अंतःखंड हमेशा ऊपर बनेगा। ये C अंतःखंड जो बचा है, ढाल नेगेटिव में है इसलिए अंतःखंड हमेशा ऊपर बनेगा। ये अंतःखंड बचा a की पावर 0, यानी कि t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और यहाँ ढाल हो गया, ढाल बराबर माइनस के, क्योंकि ढाल नेगेटिव है इसलिए अंतःखंड हमेशा ऊपर। और ये सरल रेखा ऐसी आएगी, नहीं तो वैसे आती है, अब ऐसे आएगी। ठीक है स्टूडेंट, वैसे नहीं तो वैसे मूल बिंदु से निकलती है सरल रेखा का ढाल पॉजिटिव हो तो, लेकिन ढाल नेगेटिव है इसलिए सरल रेखा यूं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफीय निरूपण है शून्य कोटि अभिक्रिया का। हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं। प्रथम कोटि की रिएक्शंस ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती हो। जैसे A अभिकारक है, उत्पाद में बदल रहा है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल है t बराबर 0 समय पर, और t समय पर इसकी x अपघटित हो जाते हैं तो t समय के पश्चात इसकी सांद्रता a माइनस x है।
t बराबर 0 पर स्मॉल प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की और t समय पर इसके x मोल अपघटित हो जाते हैं। ये 100 ग्राम में से 20 ग्राम अपघटित हो गया तो बचा कितना a माइनस एक्स। तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt ये समानुपाती होगा a माइनस एक्स की प्रथम घात के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो dx अपॉन dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है ये अभिक्रिया का वेग है dx अपॉन dt। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे k लगाएंगे वेग स्थिरांक और a माइनस एक्स की पावर 1 को लिखो या मत लिखो। a माइनस एक्स को dt की जगह ले जाओ और dt को a माइनस एक्स की जगह ले जाओ तो dx अपॉन dt dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। अब इसका समाकलन करो, इस दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आता है, याद रखना पड़ेगा, माइनस लोग a माइनस एक्स, नीचे वाला आ जाएगा माइनस लोग a माइनस एक्स, माइनस लोग a माइनस एक्स आधार e, और इसका आएगा kt प्लस में c यहाँ समाकलन स्थिरांक है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। यदि अगर हम इसमें क्या करें, यदि t बराबर 0 रखें समय तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t बराबर 0 समय पर यानी टाइमिंग 0 है, उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, तो ये हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, इसमें मान रखेंगे तो माइनस लोग a माइनस एक्स आधार e बराबर t बराबर 0 पर k गुणा में 0 प्लस में c, हमें c का मान रखना है तो x बराबर 0, x की जगह हम 0 रखेंगे a माइनस एक्स तो x हट ही गया तो ये आ गया लोग a आधार e, क्योंकि हमने t बराबर 0 पर x बराबर 0 माना है। जब स्टार्ट हुई नहीं रिएक्शन तो अपघटित मात्रा 0 ही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा c का मान, तो c बराबर माइनस लोग a आधार e। तो समीकरण 1 में समाकलन स्थिरांक c का मान रखने पर तो ये आ जाएगा माइनस लोग a माइनस एक्स आधार e बराबर kt, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस लोग a आधार e, ठीक है। अब kt को तो यहीं रहने दो, इस वाली टर्म को माइनस को यहाँ लेके आओ तो ये प्लस में हो जाएगा, तो लोग a आधार e ये तो है यहाँ पर लोग a माइनस एक्स आधार e और kt है ही वहाँ पर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है लोग n माइनस में लोग m, ये होता है लोग, फॉर्मूला है n बटे में m। तो पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को जो माइनस में उसको नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा लोग e a बटे में a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, k को यहाँ रहने दो, t को वहाँ ले जाए तो 1 अपॉन टी लोग a बटे में a माइनस एक्स आधार e बराबर k, और लोग e को लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं तो k बराबर 2.303 बटे में t लोग 10 a बटे में a माइनस एक्स। यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। k बराबर वेग नियतांक 2.303 बटे t लोग 10 a बटे a माइनस एक्स। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, k बराबर 2.303 बटे में t लोग 10 a बटे में a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। स्मॉल a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, x क्या है, उसकी t समय में कितनी मात्रा अपघटित हुई है, उत्पाद में बदली है, वो है, ठीक है स्टूडेंट। तो k बराबर 2.303 बटे t लोग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। अब क्या करेंगे, इसके अभिलक्षण पढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण, पहला है प्रथम कोटि अभिक्रिया में वही वेग नियतांक का मात्रक अभिलक्षण पढ़ेंगे। वेग नियतांक का मात्रक k बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ प्रथम कोटि के लिए है तो n का मान 1 आएगा प्रथम कोटि के लिए, तो k का मान मोल बटे लीटर की पावर 1 n की जगह 1 और सेकेंड इनवर्स।
तो 1 - 1 ये आ जाएगा मोल की पावर, मोल बटे लीटर की पावर K बराबर 0 और सेकंड इनवर्स, तो 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स है K का मात्रक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सेकंड इनवर्स होता है। दूसरा, इसका अर्धायु काल निकालना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, तो T बराबर T हाफ और X बराबर A/2, एक का प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारे पास समाकलित वेग समीकरण है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A/A-X, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। यहाँ T बराबर T हाफ लाइफ पीरियड है, और यहाँ पर अपघटित मात्रा जो है वो A/2 है, प्राइमरी कंसंट्रेशन की आधी है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, तो K = 2.303 T की जगह T हाफ और log 10 A और A-X की जगह आ जाएगा A/2। अब 1A में से हाफ A गया तो A/2 बचेगा, इस T हाफ को यहाँ ले जाएंगे और वेग स्थिरांक को यहाँ ले जाएंगे, तो T हाफ = 2.303 अपॉन K log 10 A/2। 1A में से हाफ गया तो A/2, और ये जो 2 है ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2A/A, A से A खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, T हाफ जो है 2.303 अपॉन K और log 10, और यहाँ पर 2 आ रहा है क्योंकि A से A कैंसिल हो गया। log 2 का मतलब होता है 0.3010, log 2 जो है इसका मान होता है 0.3010, तो ये वैल्यू रखेंगे हम। हमारे पास आ गया T हाफ 2.303 बटे K log 10 2, log 2 का मान आ जाता है 0.3010, तो ये मान रखेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास T हाफ = 2.303 अपॉन K और log 2 का मान होता है 0.3010, तो ये मान रख देंगे 0.3010, और ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा T हाफ = 0.693 बटे में K। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी यही ख़त्म होती है। आशा करता हूँ जो बातें एक्सप्लेन की हैं वो समझ में आई होंगी, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।